49 साल के अखिलेश जी अभी भी युवा नेता है या उन्हें हम वरिष्ठ नेता कहें? अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊँ जितना मैं जी चुका हूँ। कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है? मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है? ये सच्चाई है। मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी, आपको डर नहीं लगता था? मुश्किल काम तो था। दादी माँ के थ्रू बताया नहीं, दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। शादी कितने साल बाद भी प्यार रहता है? अखिलेश जी के पिता मुलायम जी ज्यादा सख्त थे या आदिति टीना अर्जुन के पापा ज्यादा सख्त थे? नेताजी कभी कभी सख्त थे। दोनों को 6 साल की। मैं सख्त नहीं। 17 से 22 के बीच में जो भी चुनाव है, अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, बट वोट नहीं मिला। तो वाज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम। हाँ, जो अपने पिता का नहीं हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा निकाली अगर वो घटनाएं ना होती 17 में सरकार रिपीट होती। मैं ये कहता हूँ कि नेताजी पूरा साथ देते। हालांकि वो बात आज नहीं कहनी चाहिए मुझे। अखिलेश यादव जी की शादी हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तेज प्रताप जी की जब शादी हुई उसमें नरेंद्र मोदी जी आ गए। आखिरी दिनों में देखा योगी जी बार बार मिलने उनसे गए। अब देखता हूँ तो बड़ी खटास चलती है। मुझे वो घटना याद है। नेताजी का भी घर जा रहा था, मैं उनके बगल में था, मेरा भी घर जा रहा था। नेता ने कहा कि नहीं मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा। मैंने उन्हें मना किया था नेताजी को, और मुझे याद है नेताजी गए थे और नेताजी के आते ही इस सरकार ने ऑर्डर कर दिया था कि दोनों घर खाली कराए। जब मैं घर खाली किया हूँ तो क्या क्या कहानी बनाई थी इन्होंने कि अखिलेश जी जिस मकान में वहां से सारे इटालियन जिक्र भी था, इटालियन टोटियां और भी बहुत सारी बातें कही। हाँ, आपको वो संज्ञा दे दी गई एक शब्द की। दैनिक जागरण उस अखबार ने हेडलाइन बनाई, एक आईएएस उसमें शामिल था। उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं। अभी वही पत्रकार हाँ मुझे अखिलेश बाबू बोल रहे थे। अगर अखिलेश बाबू शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू को क्या दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू क्या दें। आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या तुम्हारा? कई लोग कहते हैं तुम बीजेपी के एजेंट हो बेटा। इसकी फोटो खींचो जरा। मैं नाम क्या है? पूरा नाम बताओ। पूरा नाम। मैंने पूरा ट्रेस किया कि बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था। कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? तो पीढ़ी है पिछड़ा दलित, पिछड़ा दलित, पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े, अगड़े भी हैं। हाँ, ये अगड़े कह रहे कि भाई हम पिछड़े हो गए। रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैं जरूर अयोध्या जाऊंगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊंगा। 2016 के बाद सैफई में वैसे महोत्सव नहीं हुए, सरकार लौटेगी वैसा होगा? सैफई के जितने भी महोत्सव हुए हैं उसकी मैं एक सीरीज बनाऊं और किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर चलाऊंगा। आजम खान साहब, आजम खान अब्दुल्ला आजम, उनकी आजम खान की वाइफ जेल गई। आजम जी ने खुद यहाँ तक कह दिया कि मैंने इस पार्टी को सब कुछ दिया बट उतना स्ट्रांगली मेरे साथ सपा खड़ी नहीं रही। अखिलेश जी नहीं खड़े रहे। राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? सबसे बड़ा झूठ अपने बारे में जो आपने सुना? मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ। एक लड़का नवरत्न यादव था जो लोग पहाड़ा पूछते रहते हैं। समय होता है। हाँ, नवरत्न नहीं पढ़ रहा है, उसको भी आदत पड़ गई रील्स बनाने की। हमसे तेजू भैया का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अखिलेश जी हमारा वीडियो कॉल नहीं उठाते, उनको बता दीजिएगा। पहले उठा लेते थे मेरा फोन, लेकिन अब नहीं, फोन अभी उठाना बंद कर दिए। तेज प्रताप जी को वीडियो कॉल करके लंदन से लंदन दिखाया था। बुरा समय चल रहा हो तो इंसान कैसे हैंडल करे? धैर्य, धैर्य के अलावा कोई रास्ता। ये कहते हैं कि सियासत में बीच का मरहला नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता है। आज मेरे मेहमान जो है वो भी कुछ इसी तरीके से हैं कि जो दिल में है वो उनकी जुबान पर होता है। नाम है अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता। थैंक यू सो मच सर फॉर द टाइम। बहुत धन्यवाद आपका शुभांकर। मुझे खुशी है कि आपका पहला पॉडकास्ट मैं कर रहा हूं। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ बैठा हूं आज। अब मेरे मन में एक पहला सवाल आता है सर, पॉलिटिक्स को देखते हुए कि 49 साल के अखिलेश जी
अभी भी युवा नेता है या अब उन्हें हम वरिष्ठ नेता कहें? मैंने पिछली बार जब लोकसभा से चुनाव से पहले विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मेरा एज ए युवा पहल आखिरी चुनाव है और वो शायद अखबारों ने छापा भी था। तो अब युवा तो नहीं कहूँगा मैं, अब उम्र उतनी है कि जितनी अब मैं जी नहीं पाऊँगा जितना मैं जी चुका हूँ। ब्यूटीफुली सेड दिस। तो अब उम्र कम बची है और काम बहुत करना है। बट ये राजनीति में इतनी देर तक लोग युवा कैसे रह लेते हैं? क्योंकि बाकी फील्ड में तो जल्दी बुजुर्गदार हो जाते हैं, उम्र दराज हो जाते हैं। एक पॉलिटिक्स फील्ड है जहाँ पे खूब देर तक युवा रहते हैं। तो वो इसलिए भी हो सकता है कि जो युवा ही उनको युवा बोलते हैं। वो इसलिए भी कि उनके विचार नए आते हैं। जब नए विचार आते हैं तो वो समझते हैं कि नेता भी हमारा नया है। अगर नए विचार लेकर के कोई आ रहा है नेता, फिर युवा ही नेता है वो। विचारों से युवा हुआ वो। अब मुझे आपका नाम जो है वो बचपन में टीपू हुआ करता था। अब मैं जब आपके पॉडकास्ट करने आ रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि कोई बचा है अभी भी जो आपको टीपू बुलाता है, या सबके लिए अब आप अखिलेश भैया रह गए? टीपू वाले हैं एक दो लोग अभी? मेरे गांव में भी हैं ऐसे लोग, अभी भी? और कन्नौज में जहाँ से मैं चुनाव लड़ा था वो आज इस बार भी मैं जीता हूँ जहाँ, कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी टीपू के नाम से ही बुलाते हैं। और मुझे याद है कि नेताजी सदन में भी उसी नाम से बुलाते थे, घर के नाम से कई बार। लेकिन अब बुलाने वाले कम बचे हैं और शायद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ तो शायद उस संकोच में वो मेरे नाम न लेते हों। लेकिन पुराने लोग अभी भी हैं जिन्होंने मुझे टीपू की तरह देखा है। तो कोई बुलाता है तो असहज होते हैं आप, या आपको लगता है अरे, या लगता है कि यार अब गिने चुने बचे, हम भी बदल गए या बड़े हो गए काफी? नहीं, अब तो खराब तो नहीं लगता है, लेकिन होना चाहिए कोई ऐसा जो टीपू बुला सके हक से। हाँ बिल्कुल। और क्योंकि वो वही होगा जो पुराना हमारा समय का या नेताजी के वक्त का या पुरानी चीज़ों को जानता होगा। और मैं समझता हूँ प्यार से जो बोलता होगा वो टीपू ही बोलता होगा। प्रधान दर्शन सिंह जी ने नाम दिया था। हाँ, गांव के हमारे प्रधान जी थे। हाँ, दर्शन सिंह उनका नाम। जी जी। आप पूछ रहे थे कितना हमने आप रिसर्च किए। हाँ, मैंने पूछा कि कैसे कितनी रिसर्च की होगी। प्रधान जी का नाम था। अखिलेश नाम आपने खुद रखा था? हाँ, वो भी एक कहानी है क्योंकि जब मैं एडमिशन के लिए गया, राम गोपाल जी के साथ। हाँ, और हमारे एक वकील साहब थे जो जिनके साथ में गया था, नेताजी के बहुत करीब थे। जब प्रिंसिपल ने नाम पूछा कि तुम्हारा कौन सा नाम है, तो जो मेरा घर का नाम था वही मैंने बताया। उसके बाद चाचा और उन्होंने तय किया और प्रिंसिपल ने पूछा कि नाम ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा अच्छा। तो जिस नाम पे मैंने हाँ कहा वही नाम मेरा रख दिया गया। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऐसी कुछ कहानी हमने सुनी। हाँ, इसी तरह का था कि उन्होंने कुछ नाम बताए थे, ये नाम रख दें, ये नाम रख दें। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, अखिलेश नाम अच्छा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, औरों को भी अच्छा लग रहा है, तो वही नाम रखें। आप मुलायम सिंह जी के लड़के हैं। पीछे तस्वीर हम देख रहे हैं स्वर्गीय मुलायम जी। एडवांटेज तो होता है, हर आदमी कहता है, लेकिन मुलायम सिंह यादव के पुत्र होने का बोझ क्या होता है, भार क्या होता है? क्योंकि अच्छा वाला सबको दिख जाता है कि लॉन्चिंग अच्छी हो जाती है, बट आई एम श्योर एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे उसके हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। दूसरा वाला हम चाहते, थोड़ा बताइए ना। क्योंकि हालांकि नेताजी ने उस तरह हम लोगों को नहीं डेवलप होने दिया है जिससे एक लगता कि मैं कुछ और हूँ। नेताजी ने हमेशा आम लोगों की तरह ही हम लोगों को ग्रो होने दिया। उसका एडवांटेज ये हुआ कि कभी नाम का लाभ तो मिला, लेकिन भार नहीं लगा कि इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। स्वाभाविक है क्योंकि आप जिनके बेटे होते हैं उनका नाम बहुत बड़ा होता है और उन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा होता है, तो आपको उस लेवल पे ले जाने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी जगह बनाने के लिए कम से कम उनका रास्ता अपनाते हुए और कुछ नया करके दिखाना पड़ेगा, तो लोग आपको मानेंगे। कंपैरिजन होता है आपको किया लोगों ने? बहुत कंपैरिजन होता है और कई बार हुआ भी होगा, कई बार मेरे सामने नहीं किया होगा लोगों ने, लेकिन पीछे तो कंपैरिजन किया ही होगा। मैंने सुना 10 साल की उम्र में शायद आपको शायद हॉस्टल में भेज दिया गया था। हाँ, नेताजी ने मुझे मिलिट्री स्कूल धौलपुर भेज दिया। मैं भी, क्योंकि बहुत बचपन में हॉस्टल चला गया था और मुझे लगता है कई बार अपने माँ बाप से शिकायत करता हूँ मैं कि उसके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं कम उम्र में बच्चा जब बाहर जाता है। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं रही। तो हॉस्टल में चला गया तो हॉस्टल में भेज दिया तो हॉस्टल में ही रहा फिर। उसके बाद कॉलेज वहां से गए, धौलपुर मिलिट्री स्कूल। हाँ, मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर में। वहां से फिर आप सिडनी विश्वविद्यालय गए और पढ़ाई की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। मैं उसके बाद मैसूर गया, मेरी मैसूर में इंजीनियरिंग हुई। उसके बाद मैं फर्दर यूनिवर्सिटी सिडनी गया, जहाँ पर मैंने फर्दर पढ़ाई की।
मैंने कहीं सुना था आपको बोलते हुए कि जितनी मेरी बैक आई थी, अगर उतनी किसी और की आई होती उसकी हालत खराब होती। सच है ये? हाँ, ये सच्चाई है। फिर जब मैं इंजीनियरिंग में गया और जब मैंने क्योंकि देखा अपना रिजल्ट, तो मुझे खुशी हुई इस बात की कि चलो पास हो गए। नहीं मतलब एक दिख रहा था, इसका मतलब मुझे लगा कि एक में ही फेल हुआ हूँ मैं। जब मैं रिजल्ट देख करके वापस आया तो मेरे साथियों ने बोला कि ये एक वो है जिसमें आप पास हुए, बाकी सब में फेल हुआ। ये किस फर्स्ट सेमेस्टर में? हाँ, मेरी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है। और फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट बहुत पुअर था मेरा। लेकिन जब मैं थर्ड सेमेस्टर में आया तो बहुत मेहनत की हमने, और मेरे साथ के जिन बच्चों की सेमेस्टर्स छूट गए थे या परीक्षा छूट गई थी। तो ये आप लोग भी आखिरी रात पढ़ते थे? और बहुत जैसे हम बीटेक करते तो हम लास्ट नाइट पढ़ते थे, आखिरी रात पढ़ के अगले दिन पेपर देके पास हो जाया करते थे। नहीं, क्योंकि मेरे पास सब्जेक्ट्स बहुत थे क्लियर करने के लिए। अच्छा, पीछे वाले। हाँ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेमेस्टर में मैं बहुत ज़्यादा फेल हो गया था या बहुत पास नहीं हो पाया था। इसलिए थर्ड सेमेस्टर में अपना साल बचाने के लिए मुझे बहुत पढ़ना पड़ा। इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में जितनी मैंने पढ़ाई की, उतनी शायद मैंने कभी पढ़ाई नहीं की होगी। तो ये घर पे पता लगता था कि आप इतना हो गया या बचे थे आप? नहीं, घर को पता तो लगता था। जैसे हमारी बैक हमने बचा ली थी, घर वालों को बताने नहीं दिया था। नहीं, घर को पता तो लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिंसिपल और जो वहाँ के तमाम लोग थे वो टच में थे। इसलिए पता तो लग रहा था, लेकिन उन्हें डर इस बात का था मेरा साल ना चला जाए। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स क्लियर किए। मेरा साल बच गया, मैं ईयर ड्रॉप नहीं हुआ। आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे फ़ैसिनेट करती है या मुझे बताती कि आपका स्वभाव कितना ज़िद्दी है, अपनी चीज़ों पे रहने वाला। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे मॉम डैड कई बार जब हम शादी की बात करते हैं तो कास्ट, रिलीजन कई बार चर्चाएं होती हैं, एंड आई गेट फैसिनेटेड कि अखिलेश यादव जी ने उस टाइम पे इंटरकास्ट शादी की। और वो बहुत सारी आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, बहुत सारी कहानियां पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कितना अलग था ये, मतलब ये इतने बड़ी लेगेसी के बाद आपको डर वर नहीं लगता था? नहीं, मुश्किल काम तो था। लेकिन मैं नेताजी और अमर सिंह अंकल का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अमर सिंह अंकल ने नेताजी को समझाया, नेताजी ने माना और उसकी वजह से शादी हो गई। तो किसका ज्यादा डर था, मुलायम जी का या कर्नल आर.एस. रावत साहब का? वो भी फौज में थे। स्वाभाविक है कि नेताजी, क्योंकि नेताजी पॉलिटिक्स में थे और कभी कभी मैं सुनता था नेताजी के कुछ साथियों की तरफ से कि नेताजी इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि कास्ट को लेकर के थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। लेकिन नेताजी ने जब स्वीकार किया तो पूरे बड़े मन से स्वीकार किया। ये बड़े मसले सर थे उस टाइम, उत्तराखंड का विवाद चल रहा था, कास्ट का था ही था। मैंने सुना कि शायद लालू जी की आपकी शादी प्लान हो रही थी, बहुत सारी कहानियां चल रही थी उस नहीं टाइम। नहीं, वो तो कुछ भी रूमर्स कैसे भी चलते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल लीडर के लिए ये डिसीजन बड़ा मुश्किल रहा होगा कि जहाँ पर इंटरकास्ट शादी हो और फिर उस शादी को उसी तरीके से एक्सेप्टेंस मिल जाए समाज में या गांव में। शायद नेताजी ने इस बात को बड़े दिल से लिया और बड़े मन से उन्होंने कार्यक्रम किया। अमर सिंह ने भी समझाया। अब मुझे याद है कि जनेश्वर मिश्र जी थे, उन्होंने भी समझाया, बताया नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने अपने सभी साथियों से एक एक करके पूछा था। शायद वो जो पुराने जितने भी समाजवादी साथी जो आज हैं वो जानते होंगे, नेताजी ने सबसे पर्सनली पूछा। नेताजी को किसने बताया था आपकी लव स्टोरी? नेताजी को स्वाभाविक है मुझे ही बताना पड़ा था। लव स्टोरी तो इतनी हिम्मत थी आप पे कि लव स्टोरी तो नहीं, इसलिए मैंने कहा लव स्टोरी तो नहीं बतानी पड़ी, लेकिन कि शादी और इन सब बातों की जो चर्चा हुई उसके बाद मैंने दादी माँ के थ्रू बताया नेताजी। दादी से क्लोज थे आप? हाँ, मैं दादी के क्लोज। मैंने सुना शायद उन्होंने नहीं समझा, आपने दादी जी को बताया, अमर अंकल ने और बाकी लोगों ने मिलके फिर। अच्छा, दादी दादी ने ही समझाया, दादी ने ही बताया कि जब नहीं मान रहा है तो उसकी शादी कर। आपसे उन्होंने ऑप्शन दिया था आपको? ये जो आप कह रहे नहीं मान रहा था, ये इंपॉर्टेंट बात है, यानी आप क्लियर थे कि यही करनी है? नहीं, वो देखिए उस समय जो जो भी फैसला लिया उस फैसले के साथ रहा मैं। 1999 में मैंने सुना कि आप शायद देहरादून गए थे शादी के जस्ट बाद, जब मुलायम जी का फोन आया और कहा कि सुनो अखिलेश तुम चुनाव लड़ रहे हो, और ये कह के फोन काट दिया गया, आपको ऑप्शन नहीं दिया गया था। मैं दिल्ली में था उस समय, दिल्ली में, और मैं बाजार में गया हुआ था। उस समय मुझे जानकारी मिली कि इस तरह की चर्चा हो रही है। बाद में बताया कि चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चुनाव अभी मैं कैसे लड़ सकता हूँ। उस समय मुझे लगता है जो सीनियर लीडरशिप थी पार्टी की, उसने सबने तय किया था कि नेताजी के घर से कोई लड़े, और जनेश्वर मिश्र जी ने कहा कि नहीं बेटे को लड़ाइए आप चुनाव।
आप क्योंकि आर्मी स्कूल में पढ़े, बाहर पढ़ाई की, आपका एजुकेशन अलग रहा, एक नॉर्मल लाइफ मुझे दिखती है, जैसे हम लोगों की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, एक लड़की से प्यार, सारी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है। इसमें जब आपको इलेक्शन के लिए कहा गया, आप रेडी थे मेंटली उस टाइम? या मैं थोड़ा संकोच किया कि चुनाव कैसे लड़ूंगा मैं और मैं कैसे फेस करूंगा। लेकिन जब नेताजी ने मुझे लड़ा दिया तो फिर पूरे मन से मैं चुनाव लड़ा और उसके बाद ना आज पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर मैं पॉलिटिक्स में ही आ गया। मिर्जापुर वाला डायलॉग याद आ गया, शुरू मजबूरी में कहते फिर मजा आने लगा। नहीं मज़ा तो नहीं, लेकिन हाँ उसमें क्योंकि काम करने का बहुत मौका मिलता है और जो आप सोचते हो, जो देखा है आपने, जो करने की इच्छा है, वो सब कुछ कर सकते करियर ऑप्शन था आपके पास दूसरा पॉलिटिक्स के अलावा? था, बिल्कुल क्यों नहीं। बहुत से ऑप्शन थे मेरे पास। तो अगर अखिलेश यादव पॉलिटिक्स में ना होते तो क्या होते आज? मैं पॉलिटिक्स में ही होता। ये क्लियर था। हाँ, लेकिन अब मैं समझता हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ, मैं किसी भी जगह गया होता तो अंततः मुझे पॉलिटिक्स में ही आना। जैसे अभी आपकी डॉटर काफी कैंपेन उन्होंने किया, तो आप फिर ये थॉट मुझे लगा कि एक लेगेसी फॉरवर्ड हो रही है। उनको भी आपने ऑप्शन दिया, उनको आपने ऑप्शन दिया है बीइंग अ फादर? मैंने रोका नहीं उनको, किसी भी बच्चे को मैंने रोका नहीं, इसलिए कि उनकी अपनी चॉइस हो, वो क्या करना चाहते हैं और उनको कम से कम इस बात का एहसास हो कि पॉलिटिक्स कितनी टफ है और किस-किस चीज़ से हम लोग गुज़रते हैं। क्योंकि उस गर्मी में, जिस समय पीक पर थी गर्मी, मैंने कहा उनको भी सीखना समझना चाहिए कि वो दूर से नहीं देखना चाहिए राजनीति क्या है। मैंने कहा गाँव-गाँव जाइए और समझिए, लोगों से मिलिए तो पता लगेगा और एहसास होगा कि राजनीति कितना मुश्किल काम है। अखिलेश जी के पिता मुलायम जी ज्यादा सख्त थे या आदिति टीना अर्जुन के पापा ज्यादा सख्त हैं? नेताजी सख्त तो नहीं थे, लेकिन हाँ, कभी-कभी सख्त थे। मैं सख्त नहीं हूँ। आप सख्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल सख्त। कैसे? मैंने बच्चों को अपनी चॉइस पे छोड़ दिया उनको, जो पसंद करें, जो चीज़ पढ़ना चाहें, आगे बढ़ना चाहें, मैंने पूरा उनको छोड़ दिया। लेकिन गाइड करता हूँ, समय-समय बताता हूँ मैं। अगर वो किसी क्वेरी को लेकर के आते हैं, तो मैं उनको ज़रूर समझाता हूँ। आदिति टीना अर्जुन से जुड़वा, टीना अर्जुन जुड़वा है। हाँ, चिन्हा दूँगी। तो कैसा इंटरेक्शन रहता है? आपका एक बेटा है, दो बेटियां हैं, बीइंग अ गर्ल चाइल्ड, एक कहते हैं ना लड़कियां बड़े पापा से क्लोज होती हैं। देखिए बड़े बच्चे हो गए हैं अब तो, क्योंकि इस जनरेशन में वो ग्रो कर रहे हैं, इस समय पे वो ग्रो कर रहे हैं। उनकी अपनी लाइकिंग है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे, खाने को लेकर के। बच्चे अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। म्यूज़िक को लेकर के, क्योंकि हम लोग तो म्यूज़िक नहीं सुन पाते हैं अभी। क्या लेटेस्ट म्यूज़िक चल रहा है, कौन क्या सुन रहा है, लेटेस्ट चीज़ें क्या हैं, क्योंकि उनके वर्ड्स, उनकी लैंग्वेज, जो इस जनरेशन की जो सोच और समझ और उनके वर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं। हाँ, वो जेंजी कैसे जेंजी कल्चर आ चुका है अब। हाँ, जिस तरह का वो इंटरेक्शन है, अगर आप उनके साथ नहीं हैं या उनसे बातचीत नहीं करते हो, उनके साथ बैठते नहीं, तो शायद आप नहीं समझ पाओगे उनकी बात। तो जैसे आदिति टीना अर्जुन, इन्होंने कौन सी आपको एडवाइस दी? एक दो बताइए ना एडवाइस की। उन्होंने कहा कि पापा ये बदल दो, नहीं, नहीं ऐसा तो कपड़ों नहीं का, है। या कुछ आपको नया ट्राई करवाया उन्होंने कुछ? नहीं, नहीं ऐसा कोई एडवाइस नहीं दी मुझे पॉलिटिक्स कोई गाने नहीं नहीं, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, एज़ सच उन्होंने कोई वो नहीं दी, लेकिन मैं एज़ ए जब घर में रहता हूँ, तो उनसे बातचीत ज़रूर करता हूँ उनकी पढ़ाई को लेकर के और क्या चल रहा है आजकल। तो बहुत सी जानकारी उन लोगों से मुझे मिलती है। 2012 में आप मुख्यमंत्री बने। अब इस बार फाइनली बहुत अच्छी न्यूज आई। इस बार जो लास्ट में लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां पर आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा यूपी में। इससे पहले 17 में, 19 में, 22 में कई सारे फेलियर्स भी बीच में दिखाई पड़े। अब मेरे जहन में एक सवाल बार बार आता है, क्योंकि जब मेरा कॉलेज था तब अखिलेश यादव का लैपटॉप बट रहा था मेरे कॉलेज में, और मेरे साथ के सारे लड़कों ने फॉर्म भरा था और सबको लैपटॉप मिले थे। लखनऊ में आता हूं मैं, मुझे मेट्रो दिखाई पड़ती है। अभी लखनऊ आईपीएल चल रहा है, एक लखनऊ की टीम बन गई है, एक स्टेडियम यहाँ पर बना हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें। लखनऊ आना आसान हो गया, हम 5-6 घंटे में दिल्ली से यहाँ पहुँच जाते हैं। एक कैंपेन चला था, काम बोलता है। लेकिन 17 से 22 के बीच में जो भी चुनाव है, चाहे नगर निगम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अखिलेश जी कहते रहे कि देखो मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, यहाँ ये किया, युवाओं के लिए किया, बट वोट नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि कहाँ पर गड़बड़ हुआ? क्योंकि काम तो आप बता रहे हो, और वो है भी, हमने भी देखे हैं, लैपटॉप हमने भी इस्तेमाल किए, मेरी जनरेशन में सबने इस्तेमाल किए हैं। फिर कहाँ गड़बड़ हो रहा था? अ, जो सवाल आपने पूछा है मुझे से, अभी कुछ दिन पहले मैं लोकसभा में जब गया था, सत्र था, तो कुछ सांसद लोग बात कर रहे तो ऐसी बात शुरू हुई
बीजेपी के एक सांसद थे, उन्होंने कहा कि हमने लगभग 1000 करोड़ का और उससे ज़्यादा खर्च किया अयोध्या में और मंदिर बनवा दिया और हम चुनाव हार गए। ये बात मैंने जब सुनी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने भी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था, लगभग 15,000 करोड़ का, मैं भी चुनाव हार गया। तो तब हाईवे नहीं पसंद था जनता को और शायद आज अपने आप को उन्होंने वोट से नहीं जोड़ा आपके मंदिर को। तो समय होता है और जनता स्वीकार करती है। 12 से 17 तक जो बेस्ट मैं कर सकता था और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मैं दे सकता था स्टेट को, जो समाजवादी पार्टी का विजन था या समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसके तहत जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना सकते थे, एक्सप्रेसवे देना, और मुझे खुशी है इस बात की, इस समाजवादी पार्टी ने एक विजन दिया और देश का वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे डिज़ाइन दी और उस डिज़ाइन के बाद एनएचएआई ने भी उन चीज़ों को माना जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में थी। हालांकि उस समय इंडियन रोड कांग्रेस के जो मानक थे वो नहीं आए थे। जो फर्दर मैंने डिज़ाइन की थी एक्सप्रेसवे, जो सड़क बनी फर्दर, उसमें इंडियन रोड कांग्रेस के तहत पूरा का पूरे मानक के साथ डिज़ाइन की थी। टोल ऊपर लगा करते थे एनएचएआई में, लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में सब के सब हम लोगों ने एग्जिट पे टोल लगाए कि अगर कोई एग्जिट कर रहा है तभी जा करके पैसा दे, ये नहीं कि हर 50 किलोमीटर पे आपको खड़ा होना पड़े। इसी तरह स्टेडियम दिया। सरकार मॉल बना सकती है, या प्लासी मॉल है जो आजकल, वो शान-ए-अवध था, शाम-ए-अवध नाम था उसका। वो इसलिए बनाया था, मैं चाहता था कि अगर प्राइवेट के कंपनीज या प्राइवेट लोग मॉल बनाते हैं तो सरकार भी एक मॉल बना के दिखाए, उनसे बेहतर, उनसे अच्छी। इसी तरह जब मेदांता का शिलान्यास हो रहा था, मैंने डॉक्टर त्रेहन से कहा था कि आपके बराबर और आपसे अच्छा मैं कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने जा रहा हूँ, और बना के दिखाया हम लोगों ने। अर्बन प्लानिंग क्या होती है, उच्च गजरिया में करके दिखाया कि अर्बन प्लानिंग में सड़क कैसे बनती है, वहाँ पर और हाउसिंग का कैसे हो सकता है, यूटिलिटीज़ के लिए कहाँ पे कैसी जगह देनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि एससीएल का यहाँ पे लखनऊ में इन्वेस्टमेंट पाया, 100 एकड़ में उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, हज़ारों बच्चे लोग नौकरी पा रहे हैं, जो कभी हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलोर में नौकरी करते थे, वो सब बच्चे बड़ी संख्या में आज यहाँ कर रहे हैं। और मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, तो शिव नाडा जी के साथ-साथ वो फर्स्ट बैच के बच्चे मुझे मिले थे। कोई हैदराबाद में काम कर रहा था, कोई चेन्नई में काम कर रहा था, कोई अन्य स्टेट में। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स को बुलाया गया था और पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिया था उस समय सरकार को कि कम से कम लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट ऐसी बन गई जहाँ पर बच्चे पढ़ सकेंगे प्लस जॉब कर सकेंगे। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। डेयरी में करके दिखाया, अमूल के 3 प्लांट लेकर के आए हम लोग, 5-5 लाख के। अल्ट्रा मॉडर्न जो प्लांट लग सकते हैं डेयरी में, डेयरी प्रोडक्ट्स के, वो प्लांट दिए हम लोगों ने। मंडी कैसे बन सकती हैं, अच्छा हाईवे के किनारे वे साइड एमिनिटीज़ कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते थे अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं आप, तो आपको बहुत अच्छे वॉशरूम नहीं मिलते थे, बहुत अच्छी जगह कोई खाने पीने की जगह नहीं मिलती थी। एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार के पैसे से हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट बनाए, और पार्किंग से लेकर के ट्रक चलाने वालों को भी सुविधा कैसे मिले वो चीज़ें की। लैपटॉप तो ऑफ कोर्स किया ही किया, लैपटॉप तो आज भी चल रहे हैं, और मैं आज भी जब लैपटॉप की बात करता हूँ किसी भी जनसभा में, तो बच्चे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, और उस समय जिनको लैपटॉप मिला था वो आज भी लैपटॉप चल रहा है उनका। मतलब उस समय लैपटॉप बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि और सबसे अच्छी बात थी, परिवार में अगर 1 या 2 गया लैपटॉप तो पूरे परिवार ने सीखा। मुझे लखनऊ की एक कहानी याद है, एक अखबार ने लिखा कि जब लैपटॉप गया उसके घर में, तो मोहल्ले के लोग देखने आए, और उसकी माँ का इंटरव्यू ये था कि मेरा लैपटॉप इतना देखने आए लोग कि मैं दिन भर चाय बनाती थी गेस्ट लोगों के लिए, जो लैपटॉप देखने आए थे। ये वोट देने क्यों नहीं गए? आपने सोचा नहीं अपने आप से ये? मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं किया सर कभी ये 17 में? क्योंकि आप जब लिस्ट गिना रहे हो तो मैंने आपको तकरीबन 3-4 मिनट सुना, आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। तो आप जब अकेले बैठे होगे 17 चुनाव के बाद, क्योंकि काफी डिफरेंस दिखाई पड़ा, आपने 12 भी जीता था, बहुत बड़ा एक मार्जिन, 7 में नया रिकॉर्ड बना, 12 में नया रिकॉर्ड बना, उसके बाद इधर फिर नया रिकॉर्ड बन गया। तो ये आपके मन में सवाल नहीं है, डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि यार मैं कैसे हार गया, क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब 2017 का मेरा चुनाव खराब हो गया और मैं सरकार नहीं बना पाया, उसके बाद मैंने प्रेस की थी, और प्रेस में मैंने कहा कि मैं लोगों को समझाता रहा, लोगों ने बात नहीं मानी, और बीजेपी लोगों को बहकाती रही। लोग
बीजेपी बातों में आ गए। तो वाज इट द राइज ऑफ बीजेपी या डाउनफॉल ऑफ एसपी? मैं डाउनफॉल इसलिए नहीं कहूँगा, जिस परसेंटेज ऑफ वोट से मैं सरकार बनाया था, मेरा वोट नहीं कम हुआ था, वोट शेयर नहीं कम हुआ था। और तमाम उन झंझावटों के, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी बातें हुई थी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कुछ मेरी ऐसी कश्ती बातें डूबी हुई वहाँ। जिनके कारण हम लोग और जितना अच्छा चुनाव लड़ना चाहिए था 2017 का, उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि लड़े हम लोग चुनाव, और पहली पार्टी रही होगी जिसका वोट शेयर नहीं कम हुआ। और हम अलायंस में भी थे कांग्रेस के, 100 से ज्यादा सीटें मैंने दी थी। ये आज भी मुझसे कई पत्रकारों ने लिख के भेजा कि कब तक अखिलेश जी खुद सींच सींच कर कांग्रेस को खेत देते रहेंगे। अखिलेश जी पूरी फसल तैयार करते हैं और कांग्रेस को दे देते हैं, और यूपी के बाहर कांग्रेस कहती है हम आपके हैं कौन। नहीं, कभी कभी पॉलिटिक्स में लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है, और वो भी लोग एहसास करेंगे कि समाजवादी पार्टी और जो रणनीति समाजवादी पार्टी ने बनाई है, वही रणनीति है जो भारतीय जनता पार्टी को रोकेगी। अंतोगत्वा कांग्रेस हो, इंडिया गठबंधन के सहयोगी साथी हो, वो साथ आएंगे। मैंने आपके 10 इंटरव्यू देखे, आपने कहीं बुराई नहीं की कांग्रेस की। पत्रकारों ने घुमा घुमा के सब पूछ लिया आपसे, लेकिन फैक्ट एक ये भी है कि यूपी के बाहर कांग्रेस के कई नेताओं ने आपको लेकर बोला, जिसको लेकर आपकी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बुरा लगा। यूपी में आप हमेशा दिल बड़ा करते रहे, साथ दिया नहीं दिया तब भी आप करते रहे। सामने से ऐसा लगता है कि एक तरफा मोहब्बत है अखिलेश जी की, उतनी कशिश नहीं है, या ब्रेकअप पैचअप उधर से होता रहता है, अखिलेश जी कह रहे हैं मैं एक तरफा रहूंगा साथ में। नहीं, कुछ राजनीति में क्योंकि बड़ा लक्ष्य पाना है, बड़ा लक्ष्य है बीजेपी से, और बीजेपी को हटाना है, तो इन सब बातों को भूलना पड़ेगा। जिनको बड़ी ताकत बनना है और बीजेपी का मुकाबला करना है, तो कांग्रेस की इन सब बातों को भूलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। जिनमें ये उम्मीद है कि कांग्रेस कभी न कभी समझेगी, उस बातों को जरूर अपने अंदर लाएगी और सोचेगी कि उनको ऐसा व्यवहार किसी भी सहयोगी दल के साथ नहीं करना चाहिए। आपने 17 में कहा कि 17 के पहले कई घटनाएं हुई थी। एक सवाल लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स में चाचा भतीजे की बनती क्यों नहीं? आप अकेला एग्जांपल नहीं है, राज ठाकरे, बाल साहब ठाकरे, अजीत पवार, शरद पवार, बिहार में चिराग पासवान जी, पशुपति जी, आपने तो इनडायरेक्टली रहा, हालांकि अब आप लोग का पैचअप हो गया है। लेकिन फिर भी ये क्या सर रिश्ता, ये रिश्ता क्यों होता है ऐसा? देखिए, जो उन परिस्थितियों में उस समय हुआ, वो दोबारा नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा दोबारा कहीं घटनाक्रम ना हो। जो हुआ मैंने भूलने का काम किया है, मैं भूल गया उन बातों को। बट अब बड़ी लड़ाई में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साथ। वो हमने देखा, सदन में भी देखा, वो कहते हैं कि हम साथ हैं, यही रहेंगे, सारी चीजें हैं। लेकिन उन घटनाओं ने आपको तोड़ा था, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो रह रहकर दूसरे लोग उठा देते हैं। जैसे मुझे उस वक्त के वीडियो याद आते हैं। अब उसमें दो परसेप्शन आता है, आम जनता में परसेप्शन की बात करूं मैं। एक परसेप्शन ये चलता है कि मुलायम जी ने अखिलेश जी को अकेला छोड़ दिया, उसकी वजह से आज अखिलेश जी इतने मजबूत हो गए। जैसे कहते हैं ना, अमरीश पुरी जितना परेशान करेगा तभी अमिताभ बच्चन बनता है, तो अखिलेश जी को अमिताभ बच्चन बनाने के लिए सब अमरीश पुरी बन गए। एक होता है कि नहीं, जो दिखा वो वही सच था। क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसे जो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी देखता हूं तो मुझे बड़ा परेशान करता है। जैसे एक स्टेटमेंट उन्होंने एक बार कह दिया था, जो अपने पिता का नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट कई बार इस्तेमाल भी हुआ, आपके विरोधी आप पर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये सब आपको डिसअपॉइंट किया, उस बीच में हर्ट किया, या कैसे आपने अपने को संभाला? देखिए, नेताजी और नेताजी हमेशा समझाते थे। उस समय जो परिस्थितियां थी नेताजी के सामने और पार्टी के सामने, उसकी वजह से कई बार कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए जिसने दुख भी दिया। लेकिन जब ये तो तकलीफ भैया होगा था सर, ये वाला। बात बड़ी थी, और क्योंकि नेताजी का ही ये आंदोलन था, नेताजी की ही पार्टी थी, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती थी कि नेताजी की पार्टी को और बड़ा कैसे करें। सब बातों को भुला करके नेताजी की ही पार्टी को कैसे और मजबूत किया जाए, उस दिशा में मैं काम कर रहा अगर वो घटनाएं ना होती, 17 में सरकार रिपीट होती? मैं ये कहता हूँ कि नेताजी पूरा साथ देते। हालांकि वो बात आज नहीं कहनी चाहिए मुझे, क्योंकि वो समय गुजर गया। लेकिन हाँ, नेताजी हमेशा साथ रहे, और उन्होंने बाद में भी, जब मैं चुनाव हार गया तब भी मैं नेताजी से मिला। तो नेताजी ने कहा नहीं, चुनाव लड़े, बहुत अच्छा लड़े चुनाव। तो नेताजी ने कभी निराश नहीं किया। उस समय और परिस्थितियां थीं जिसके कारण वो घटनाएं हुई। शायद ये घटनाएं कहीं ना हो, ऐसी मैं काम नहीं करता हूँ। मुलायम सिंह यादव जी का कोई एक स्वभाव जो आप अपने अंदर लाना चाहते हो? नेताजी बहुत हार्ड वर्किंग थे, और वो
देश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाते थे। एक मुझे उनके स्वभाव में बड़ी अद्भुत चीज़ नज़र आती है, जो बाकी कहीं नज़र नहीं आती है। विरोधियों से बड़े अच्छे रिश्ते थे। आपकी शादी में मैंने देखा अखिलेश यादव जी की शादी हुई, तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब आ गए। तेज प्रताप जी की जब शादी हुई, उसमें नरेंद्र मोदी जी आ गए। आडवाणी जी की वो तारीफ़ करते थे, जब गिरफ्तार भी किया था तब भी कह रहे थे लालू जी और वो कि बड़े नेता हैं, आपका ख़्याल रख रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं। आखिरी दिनों में देखा योगी जी बार-बार मिलने उनसे गए। तो ये बड़ा अद्भुत लगता है मुझे कि विचारधारा इतनी विपरीत है, लेकिन विरोधियों से इतने अच्छे रिश्ते। देखिए, नेताजी ने अपने पर्सनल संबंध कभी किसी से खराब नहीं किए। पॉलिटिकल संबंध जरूर एक दूसरे में विचार की दूरियां थी। ये पर्सनल संबंध बहुत सी लीडर्स के साथ नेताजी के साथ है, क्योंकि समय समय पर एक दूसरे ने का साथ काम किया है। इसलिए मैं समझता हूँ वो परिस्थितियां ऐसी रहीं कि संबंध हमेशा बने रहे। नेताजी लोकसभा में कई बार रहे। नेताजी ने देश की जो बड़ी बड़ी घटनाएं या बड़े बड़े जो फैसले थे उसमें साथ काम किया। इसलिए मैं समझता हूँ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे थे। अ, व्यक्तिगत संबंध में हमारे भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर जो माहौल है राजनीति का, इधर बीजेपी ने थोड़ा खराब किया है। बीजेपी अपनों से ही संबंध चाहती है। बीजेपी कभी विपक्ष के लीडर से सम्मान या उनसे व्यवहार अच्छा नहीं चाहती। शायद पुरानी नेताओं में ये था कि एक दूसरे के प्रति सम्मान भी था, एक दूसरे के प्रति लिहाज भी करते थे, एक दूसरे की बात भी मानते थे अगर कोई सही बात है। एक दूसरे से सुझाव भी लेते रहे हों। क्योंकि मैं जब नेताजी और एनडी तिवारी जी की बात सुनता था, मुझे याद है नेताजी ने एनडी तिवारी जी से कहा कि आप कहाँ उत्तराखंड में हैं, यूपी आपकी जगह, आपको यहाँ सम्मान ज़्यादा मिलेगा। और मुझे उसके बाद वो घटना याद है कि एनडी तिवारी जी जब नेताजी से मिले, बोले कि अब मैं उत्तराखंड छोड़ दिया हूँ, अब मैं यूपी में रहूँगा और यहीं पर काम देखूँगा। जब मैं मुख्यमंत्री था तो एनडी तिवारी जी ऑफिस आ जाते थे, घर आ जाते थे, या नेताजी जाते थे उनके पास, या नेताजी से वो मिलने आते थे। तो ये पुराने लीडर्स में इस तरह का व्यवहार और संबंध बने रहते। वही मैंने कहा कि हर शादी में इन्वॉल्व हैं, हर जगह इन्वॉल्व हैं। जबकि मैं अब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सब हर स्टेट में बड़ी खटास चलती है अब नई पीढ़ी के नेताओं में। नई पीढ़ी की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ व्यवहार खत्म कर दिया है, संबंध खत्म कर दिए हैं। मुझे वो घटना याद है, और जैसे वो तो हालांकि जिस मौके पर नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी कि मैं बता दूं मैं कि नेताजी का स्वभाव कैसा था। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट से एक हाउसिंग पॉलिसी थी जहां पर सभी एक्स चीफ मिनिस्टर्स को घर मिला करते थे। और नेताजी का भी घर जा रहा था, मैं उनके बगल में था, मेरा भी घर जा रहा था। तो नेताजी ने कहा कि मैं इतने वर्ष रहा हूँ यहाँ, ये घर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए कोई रास्ता निकालो। तो मैंने सरकार से कहा कि लीडर अपोजिशन में के नाम पर ये घर अलॉट हो सकता है। हमारे एक लीडर ऑफ अपोजिशन है हाउस में, आप उनके नाम पे अलॉट कर दो नेताजी का घर, क्योंकि नेताजी वर्षों से यहाँ रहे हैं, उस कैटेगरी में सूट करता है नेताजी को, वो रह पाएंगे। मैंने चिट्ठी लिखी सरकार को, सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद नेताजी को जब ये पता लगा कि सरकार ने नहीं स्वीकार किया, नेता ने कहा कि नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जाऊंगा और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि ये लीडर अपोजिशन के नाम पर घर अलॉट कर दो, जिससे ये घर बच जाए और आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट खत्म किया उसके तहत भी कोई उंगली नहीं उठेगी सरकार पर, सरकार की भी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने उन्हें मना किया था नेताजी को। मैं कि नेताजी मत जाइए, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, सरकार है या व्यक्ति वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नेता ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ ये बात मानेंगे। और मुझे याद है नेताजी गए थे और नेताजी के आते ही इस सरकार ने ऑर्डर कर दिया था कि दोनों घर खाली कराए जाए। तो बात ही मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेताजी को अपने व्यवहार पर, अपने पे इतना भरोसा था कि वो कभी किसी के साथ व्यवहार खराब नहीं करते थे। मुझे याद है उस समय जो सरकार थी, कई एक्स मिनिस्टर्स के घर जा रहे थे, उन्होंने मुझे व्यक्तिगत फ़ोन किया था। मैंने कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं हूँ, मैं भी कल एक्स मिनिस्टर हो जाऊँगा। बीजेपी के थे मुख्यमंत्री वो, तो मैंने उनकी बात मानी और एक्ट बनाया था नया कि जिससे सबको घर दोबारा अलॉट हो जाए। वही एक्ट खत्म हुआ जिसके कारण नेताजी हम लोगों को घर से हटना पड़ा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेताजी पुरानी सोच और समझ के लोग थे कि जो ये समझते थे कि दूसरा सामने वाला सम्मान करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं। बट जैसे तस्वीरें हम देखते थे, हम तो बाहर की दुनिया देखते हैं, तो हमने देखा योगी जी आते थे मिलने नेताजी से, हालचाल लेने, कई बार ऐसा रहा। तो बाहर से तो लग रहा था कि उनको भी नहीं परवाह है। मैं नहीं समझता हूँ वो नेताजी का हालचाल लेने आया हो सकता है उनके मन में रही हो बात कि नेताजी का हालचाल भी ले लें,
लेकिन जब मैं प्रेस में या सोशल मीडिया में देखता था तो मुझे दुख होता था कि बीजेपी के लोग उसको इस्तेमाल करते थे, नेताजी को, उनकी फोटो को। सोशल मीडिया में बीजेपी की टीम बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करती थी। तो ये पुरानी पीढ़ी में व्यवहार और संबंध चलते थे, एक दूसरे का लिहाज, एक दूसरे का संबंध संबंध था, सम्मान करते थे। लेकिन नई बीजेपी के लोग किसी का व्यवहार, किसी का सम्मान नहीं करते। ये बहुत डीप आपने कह दिया, ये मतलब डीप नहीं कहा मैं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ इतने दिन से, मैं वही कह रहा हूँ। क्योंकि कई बार जब आपकी और योगी जी की सदन में बहस होती है और वो वीडियोस बड़े वायरल होते हैं, तो ये हम लोग के मन में ख्याल आता था कि पिछली पीढ़ी इतने अच्छे रिश्ते थे, नई वाली पीढ़ी में क्यों ऐसा नहीं है, या कई बार बिलो द बेल्ट हो जाता है। मैंने किसी भी बीजेपी के नेता को फंसाया नहीं, मैं मुख्यमंत्री था। बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता मेरे पास आए, मैंने कभी उनको नहीं फंसाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंसाने वाली है, बचाने वाली नहीं है। ये अपने लोगों को भी फंसा देती है। ये बीजेपी के लोग बहुत सारे जानते हैं कि उनकी पार्टी ऐसी है कि उनको भी फंसा देगी, इसलिए बीजेपी फंसाने वाली पार्टी है, ये बचाने वाले लोग नहीं है बीजेपी के। तो इसलिए पुरानी पीढ़ी के लोग अलग तरह के थे, एक दूसरे का संबंध था, व्यवहार था, सम्मान करते थे। इस पीढ़ी के भारतीय जनता पार्टी के नेता मुझे नहीं लगता वो ऐसे हैं कि एक दूसरे का सम्मान करते। आपकी पॉलिटिकल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको पेन कहाँ पर हुआ? जैसे एक घटना मैंने पढ़ी, जहाँ आपने कई बार जिक्र किया कि मैं यकीन नहीं कर पाया, कि गंगा जल वाली जो खबर थी। देखिए, सवाल मेरा नहीं है, मैं तो समझता हूँ कि मैं यादव हूँ, मैं पिछड़ी जात का हूँ, तो ये घटना हो सकती है मेरे साथ, और मेरे साथ एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई। और कॉलेज में मैंने देखा कई घटनाएं ऐसी हुई। बट ये सर इंटेंशनल होती है, कुछ छुटभैया नेता अपना पॉपुलैरिटी के लिए कर देते हैं इसको बड़ी, नहीं, नहीं। क्योंकि आप अखिलेश जी से बड़ी बन जाती है। नहीं, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। वो चाहे उनके छोटे नेता हों, बड़े नेता हों, वो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझकर ये घटना करते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, मुख्यमंत्री आवास किसी ने गंगा जल से नहीं धोया होगा, लेकिन धोया गया गंगा जल। सवाल मुझे दुख नहीं है इस बात का। सवाल ये है कि आने वाली पीढ़ी जो पूछेगी मुझसे कि आपका घर क्यों धोया गया गंगा जल से? आपके जाने के बाद गंगा जल से क्यों धोया गया? मैं उनको क्या जवाब दूँगा? दूसरी घटना मैं बताता हूँ, कन्नौज में। मंदिर वाली। मंदिर में जितने भी ब्राह्मण थे वहाँ के पूजा पाठ करने वाले, मैं उनको बहुत पुराना जानता हूँ। उन्होंने मेरे पहले चुनाव में भी पूजा पाठ कराया, जब भी पहले चुनाव लड़ने जाता था तब पूजा पाठ कराया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धोया, पूरा मंदिर धोया उन्होंने। जी बट सर जैसे और यही नहीं, जी मैनपुरी में जो किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर, किसी ने कोई गलती की, लेकिन आप इस तरह की गाली और इस तरह का व्यवहार करेंगे यादवों को लेकर के, आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे व्यवहार लेकर के, तो इसीलिए ये पुरानी बीजेपी नहीं है, ये नई बीजेपी है। नहीं, ये सर मेरे मन में एक थॉट ही आता है, जैसे एक होता है सस्ती लोकप्रियता। कई बार छुटभैया जो नेता होते हैं वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि अखिलेश जी के ऊपर कुछ करेंगे ऐसा, तो अखबार वाले छाप देंगे या टीवी वाले दिखा देंगे या 2-4 बाइट सोशल मीडिया पे चल जाएगी। तो ये आपका बड़े नेताओं का इंटेंशनल है या छोटे नेताओं की खबरों को आप लोगों ने बड़ा कर दिया? ये दोनों साइड से थॉट आते हैं मेरे मन में। ये हालांकि वो उस बात का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। ये नई तरह की बीजेपी है जो आपकी इमेज कैसे गिरा दे, इमेज को कैसे खराब कर दे, आपकी बदनामी कैसे हो। जब मैं घर खाली किया हूँ तो क्या क्या कहानी बनाई थी इन्होंने, और मैं वो जो कहानी बनाई थी, एक अखबार जो बहुत प्रतिष्ठित है यूपी का, दैनिक जागरण, उनके मालिकों को हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया, नेताजी ने बहुत सम्मान करते थे। लेकिन वो खबर जब मैंने घर खाली किया तो उस अखबार ने हेडलाइन बनाई कि मैं क्या निकाल करके ले गया। फिर एक आईएएस उसमें शामिल था, उस आईएएस को मैं कभी नहीं भूल सकता, उन पत्रकारों को मैं कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने ये खबर छपाई थी मेरे घर खाली होने के बाद कि मैं उस घर से कुछ सामान ले गया था। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। और जिन्होंने इस तरह का काम किया, ऊपर वाला सजा दे, भगवान सजा दे, और फिर समय बदलता है तो सजा अपने आप मिलती है। मैंने एक स्टेटमेंट अखिलेश जी का सुना था कि जिन लोगों ने मुझे लेकर कहा कि टूटी वाली, उनसे मैं चिलम उठवाऊंगा। ये भी आप, लेकिन आपने मौज काट ली। आपने भी तो सर मौज काट ली। मैंने नहीं, मौज नहीं काटी मैंने। अब मैंने इसीलिए आप भी तो चढ़ाते ना चिलम वाले बाबा। नहीं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर गड्ढा हमारे लिए खोदोगे तो गड्ढे में आप भी गिरोगे। मैं ये जानना चाहता हूँ वो आईएएस कौन था। मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूँ। वो आईएएस कौन था जिसके कहने से सभी पत्रकार पहुंचे थे,
8:30 बजे कभी पत्रकार सो के उठते मुझे याद है कि मैं टीवी से सुबह- मैं खबर पढ़ रहा था मेरे सुबह 8:30 बजे कोई पत्रकार सो के उठता है? ये मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात? मैं उस दिन टीवी पर एंकरिंग कर रहा था जब एक रिपोर्टर जिस चैनल में था ये खबर चली थी कि अखिलेश जी जिस मकान में है वहां से सारे इटालियन जिक्र भी था इटालियन टोटियां और भी बहुत सारी बातें कही हाँ और कई उद्योगपतियों ने ये कहा कि मैंने दीवारों के अंदर सोना रख रखा है। एक आगरा का उद्योगपति है, उसने विदेश में जाकर के एक जगह कहा था कि मैंने दीवारें जो खोदी हैं, दीवारों के अंदर मैंने सोना छुपाया हुआ था। उस उद्योगपति का भी मुझे नाम याद है, मैं जानता हूँ वो कौन है उद्योगपति। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं। ये पत्रकार आपके भी मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। आज आपके मित्र हैं, कल मेरे मित्र होंगे। अधिकारी आज आपके हैं, कल हमारे भी थे। वो उन्हीं ने हमें जानकारी दी, एक आईएएस ने एक आईएएस की जानकारी दी कि ये आईएएस था जिसने पत्रकारों को कहा ये न्यूज़ चलवाइए। और अगर आप उस समय के जर्नलिस्ट रहे होंगे, एंकर रहे होंगे, और आपको जिस भी जर्नलिस्ट ने कहा होगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब लखनऊ छोड़ करके आप जाएं, उस बंदे से जरूर पूछना कि भाई आपको किसने कहा था ये न्यूज़ चलवाइए। इस तरह की आप रिपोर्टिंग करें। सारे पत्रकारों को घर में अंदर जाकर लाइव रिपोर्टिंग सबने की थी। और एक और रिपोर्टर था जिसने बाकायदा जिन बातों को और जर्नलिस्टों ने कहा उसकी भी आर्काइव पड़ी हुई वीडियो पूरा का पूरा उसने घर दिखाया था, वीडियो पूरा दिखाया था, लाइव दिखाया था। तो अगर वो लाइव दिखाएगा तो कहीं वो हेराफेरी नहीं कर सकता। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। हम और आप एक दूसरे को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कैमरा तो वही दिखाएगा ना जो दिख रहा है उसको। मैंने आपको लेकर एक पोस्ट डाला कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, क्या सवाल पूछें। जिस जी का आप कह रहे की घटना मुझे याद है, आपको वो संज्ञा दे दी गई एक शब्द की कि आपको जब चिढ़ाना होता है तो एक शब्द जिक्र मैं ये बीजेपी का हमेशा याद रखूंगा और उसे आईएएस को मैं कभी नहीं बोल सकता। मैं लाइव कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, और वो आईएएस अगर सुन रहा होगा तो वो जान रहा होगा कि मैं किसके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि एक आईएएस ने ही मेरे को आईएएस के बारे में बताया। हम उनमें से नहीं कि जो भूल जाएं। मैंने देखा कई बार या इस 16 से 19 के बीच में कई घटनाएं हुई जिसने अखिलेश जी को काफी चेंज किया। जैसे मैं आपको कई बार देखता हूं, आप कहते हैं कि सरकार हमारी भी आएगी, पुलिस वालों सुन लो सरकार हमारी भी आएगी। तो ये आक्रोश है या पीछे जो आपको लोगों ने आपके साथ ये सब चीजें हुई इनकी वजह से बदलाव है? क्योंकि इनिशियली अखिलेश यादव जी वॉज अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन गाय, मुस्कुराते हुए। ये सब बीजेपी नहीं बनाया है। आप झूठा फंसा देंगे, आप झूठे मुकदमे लगा देंगे लोगों को, आप इनकाउंटर करेंगे, झूठे इनकाउंटर करेंगे, आप झूठा फंसाएंगे, आप हमारा नाम लेंगे कि हम गुंडा माफिया अपराधी हैं, आप गलत शब्दों का भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप घर को लेकर के बदनाम करेंगे, आप सिक्योरिटी लेकर के छीन लेंगे, आप घर छीन लेंगे, आप ये कौन भूल जाएगा इन चीज़ों को। इसलिए कभी कभी राजनीति में ये बातें कहनी चाहिए। अब सख्त हो गए आपको पुलिस। वर्कर को आपको बताना चाहिए कि ऐसी भी घटना आपके साथ हुई है, आपके साथ भी हो जाएंगी, इसलिए सावधान रहिए आप भी। अब जैसे अखिलेश जी टीवी पर जाते हैं तो मैंने देखा एक बड़ी कुटिल से मुस्कुराहट से कहते हैं आप बड़े ईमानदार पत्रकार हैं, और कई जगह मौज काट काट के आपने कर दिया। उस समय था, उस समय अभी वही पत्रकार हाँ, मुझे अखिलेश बाबू बोल रही थी। तो हमने अपने पैनलिस्ट से कहा कि भाई अगर अखिलेश बाबू शब्द बाबू अच्छा है तो योगी बाबू को कह दें, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बाबू कह दें, बीजेपी के नेताओं के लिए भी बाबू कह दें। उस दिन के बाद आज तक वो बाबू नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, वो लेकिन नियत क्या है? ये आपकी आपको मंशा क्या ये हो सकता है अखिलेश बाबू, हाँ मतलब नहीं, अखिलेश बाबू आप क्यों कहें? अगर बाबू शब्द अच्छा है तो आप योगी बाबू बोलिए, प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ठीक है। बट जैसे एक मध्य प्रदेश में घटना हुई, आप मध्य प्रदेश में गए थे और आपने कहा नाम क्या है तुम्हारा। अब कई लोग कहते हैं अखिलेश जी से टाइट सवाल पूछो तो पूछ लेते नाम क्या है तुम्हारा, फिर वो कोई मुस्लिम निकल गया तो मामला थोड़ा गड़बड़ा गया था उस बार। नहीं, वो कांग्रेस ने भेजा था जो वो पत्रकार की। मैं सच बोल रहा हूँ। मोहब्बत देखिए आप। नहीं, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। मैंने पूरा ट्रेस किया कि ये बंदा कौन है। बाद में पता लगा वो कांग्रेस का जर्नलिस्ट था, कांग्रेस वालों ने सवाल पूछवाया था, और वो आज भी होगा पत्रकार वहीं। आप पन्ना में किसी से पूछें, पता करवाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप देखिए कांग्रेस को आप कितना सपोर्ट करते हो, आपके पीछे पत्रकार लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, पता ये बीजेपी जिस रास्ते पे चल रही है, इस रास्ते पे कभी कांग्रेस चलती थी, कांग्रेस खत्म हो गई, अब बीजेपी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोग भी ये मजाक पढ़ते हैं कि पत्रकार हो भाई किस पार्टी के? नहीं, जब से ये प्रीपेड और पोस्ट पेड का इशू आया तो अब पत्रकार का भी कुछ बदल गया है। ठीक बात। अच्छा, एक परसेप्शन सवाल आता है, जैसे अभी आपने कहा कि आप कन्नौज गए थे मंदिर में और वो पुजारी वो थे ब्राह्मण जो आपको बहुत पहले से ही पूजा पाठ करवा रहे थे, ये आपने अभी मुझे बताया।
अब मुझसे बहुत लोगों ने कहा पीडीए को लेकर स्पेशली कि पीडीए अखिलेश जी ने नाम दे दिया, अब अखिलेश जी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इसके नाम पर ब्राह्मणों को चढ़ाते हैं। और आपको लेकर एक सोशल, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ रहे हैं, बट जो मुझे हजारों कमेंट मैंने पढ़े, मुझे एक लगा कि परसेप्शन बनाया जा रहा है कि अखिलेश जी ब्राह्मण विरोधी है। नहीं मैन, फिर मैं देखता हूं कि जनेश्वर मिश्र जी आपके टीचर भी थे, आप उनकी इज्जत भी करते हैं, पार्क भी बनवाया, सम्मान भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं इस बारे में थोड़ा बताइए। अखिलेश जी ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत है? नहीं, मैं समाज के किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। और क्योंकि पॉलिटिक्स में आपको जब कोई इशू या मुद्दा या नैरेटिव क्रिएट करना है, क्योंकि नैरेटिव की पॉलिटिक्स है, परसेप्शन क्या है, तो जब एनडीए बना तो मैंने कहा एनडीए को काउंटर कौन करेगा? पीडी काउंटर करेगा। एनडीए इज निगेटिव, एंटी दलित। एन मीन्स निगेटिव, वो दलित के लिए निगेटिव है। पी फॉर सबके लिए निगेटिव है, पिछड़ों के लिए निगेटिव है। तो मैंने पीडीए एक शब्द दिया, जिसे बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास। लेकिन उनके अपॉइंटमेंट देख लो, काम करने का तरीका देख लो, नौकरी देने का तरीका देख लो, सबका साथ नहीं है उसमें। बट ये तो आप पे भी एलिगेशन लगाते रहो। मैंने पीडीए जब कहा तो जो पीडीए को मैंने डिफाइन किया उसमें, तो पीडीए है पिछड़ा दलित आदिवासी, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सिख भाई, पिछड़ा दलित पीड़ित अगड़े, दुखी अगड़े। अगड़े भी हैं? हाँ, ये अगड़े कह रहे हैं कि भाई हम पिछड़े हो गए। नहीं, आप अगड़े हैं तो मैं पहले बोल देता हूँ ना। हाँ। पीड़ित दुखी अगड़े, और अगर पीड़ित दुखी अगड़े अगर नहीं होते तो मेरे लीडर ऑपोजिशन कौन है? माता प्रसाद पांडे जी। तो उनको मैंने बनाया ना लीडर ऑपोजिशन, माता प्रसाद पांडे। मतलब मुझसे किसी ने मजाक में कहा जैसे बीजेपी मुसलमान होता है कि एक आदमी रख दो। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे अखिलेश जी ने सवर्ण हो। देखिए, लोकसभा की टिकटें हों या विधानसभा की टिकटें हों, मैंने बहुत उनको प्राथमिकता दी है। बलिया में कौन? सनातन पांडे जीते हैं। आपके चंदौली में कौन जीता है? वीरेंद्र सिंह जी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर या हम लोग भेदभाव कर रहे हैं। हाँ, हम उनको साथ ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स नैरेटिव की है और पॉलिटिक्स में मैसेजिंग की है। कैलकुलेशन भी नहीं, कैलकुलेशन के साथ साथ आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? हमारे लिए आसान है पीडीए कहना, वो एनडीए कह रहे हैं, हम पीडीए कह रहे हैं। एनडीए इज नेगेटिव, एन स्टार्ट्स विद नेगेटिव। इंडिया क्यों नहीं सर? इंडिया गठबंधन की रणनीति का हिस्सा पीडीए है। इंडिया गठबंधन है, पीडीए हमारी रणनीति है। ये देखिए, ये महीन सी लाइन होती है, इधर इधर दोनों पढ़ लीजिए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पीडीए आपको कुछ तो नारा देना पड़ेगा लोगों को जोड़ने के लिए। अयोध्या जीत ने क्या बदल दिया? ये अयोध्या जीतने के लिए आपने कहा पूर्व विधायक। नहीं, अयोध्या के लिए होमवर्क हुआ। और अगर आप कभी भी मेरा घर है गोंडा। हाँ बिल्कुल, आप तो जाता रहता। आप बात को समझते होंगे। आप कभी अवधेश प्रसाद जी से मिलिएगा, आप उनसे पूछिएगा। जब मेरे साथ विधानसभा में बैठते थे तो मैंने वहीं पर उनसे कहा था कि आपको अगला चुनाव अयोध्या से लड़ना है और आप जीतोगे। और यकीन मानिए, जिस दिन मैं गलती से उन्हें पूर्व विधायक बोल गया और उन्होंने मुझे सुधारा, तो मैंने यही कहा कि आप सांसद बनने वाले हैं। और देखिए भगवान ने कैसा सुना और भगवान की कैसी कृपा रही है। श्री राम भगवान की क्या कृपा रही, वो जीत गए वहां से चुनाव। बीजेपी की अपनी नाकामी है। आप बताइए, एयरपोर्ट बनाएंगे आप, किसान को आप मुआवजा नहीं देंगे। मैं उनसे कहता रहा कि इतने पुण्य काम के लिए आप काम कर रहे हैं, इतना बड़ा काम हो रहा है मंदिर का, आप किसान को मुआवजा नहीं देना चाहते हो? आप सर्किट रेट का 3 गुना दे दो मुआवजा, 4 गुना दे दो, सर्किट रेट बढ़ा दो। आप नहीं मुआवजा देना चाहते। मैंने कहा कि मैं सर्किट रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा दूंगा। व्यापारियों की आपने दुकानें तोड़ दी, आपने तमाम लोग 40-50 साल से 60 साल से रह रहे थे लोग, वो पिछड़े दलित और इसके आबादी के लोग थे, उनके आपने सबको जो हटा दिया। जानवर कहाँ ले जाते, सबको आप बाहर कर दिया आपने। कोई समाज नहीं छोड़ा जिसको दुखी ना किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, दुख ना पहुंचाया हो। और फिर आपने फुल जमीन रियल एस्टेट को दे दी। रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर आगे, आप दीजिए, इसको कोई मना नहीं कर रहा। आप अयोध्या को और सुंदर बनाए। आज मैं अभी 2 दिन पहले मैं अयोध्या गया था, लेकिन जितनी सुंदरता और जितनी भव्यता के साथ अयोध्या को डेवलप होना चाहिए था, जिस सिटी को एक वाकई में वर्ल्ड क्लास सिटी बनना चाहिए, तो वो बीजेपी नहीं बना रही है। क्या कमी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए क्या कमी है। मतलब आप नहीं, मैं गए हैं, मैं कल जाऊंगा। हाँ, आप जाइए, मुझे कल जाना है। तो मैं बहुत सिंपल बोलना चाहता हूँ। जैसे हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया, आप चलिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, उसी पर आप ये पूर्वांचल वाला चलिए, तो आपको डिफरेंस नजर आता है कि कैसे किसने कितना डिजाइन किया है। आप अयोध्या में अपने लोगों को जमीनें लेने दे रहे हो, आप गरीबों की जमीनें छिनवा ली, आपने किसानों की जमीन छिनवा ली, उनको मुआवजा क्यों नहीं? वो बेचारे नहीं जानते थे कि कल क्या डेवलपमेंट होगा, कल क्या अयोध्या बनेगी।
उनके जो सस्ते में जमीनें ले ली बिल्डर्स ने। तो ये जो धोखा किया है बीजेपी ने, इसकी वजह से हार हुई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ खिलवाड़ की है, उसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं तो आज भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए, उनका अच्छा मुआवजा देना चाहिए, और जब इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है तो उनको पार्ट बनना चाहिए इस डेवलपमेंट का। अब मैं पुराना सवाल रिपीट कर देता हूँ। ये जो भी अयोध्या में हार हुई, दैट वाज डाउनफॉल ऑफ बीजेपी और राइज ऑफ एसपी? राइज ऑफ एसपी, क्योंकि हमने वोट जोड़ा है, हमारा वोट बढ़ा है। ओके। और बीजेपी वोट नहीं जोड़ पाई। जो लोग बीजेपी से जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, बीजेपी को बढ़ाया, उनके साथ बीजेपी ने धोखा, उनको नौकरी में धोखा कर दिया, पढ़ाई में धोखा कर दिया। मेडिकल कॉलेज बना, आप मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं अच्छा चला रहे, इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, लोगों को नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, आपने व्यापारी वर्ग की दुकानें क्यों छीन ली, जहाँ पे वो सदियों से काम कर रहे थे, उनका कारोबार छीन लिया आपने। आपके अपने लोग जमीन ले रहे हैं, मुआवजा कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं उसमें। और इन मुद्दों को आपने अच्छे से उठाया जिस वजह से आपकी जीत हो। नहीं, लोगों को समझाया है जी। भाई, लोग सामने देख रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, तो वो वोट से तो गुस्सा निकालेंगे, और कैसे गुस्सा। ठीक बात है, मैं तो आज भी कहता हूँ, डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ बीजेपी अपने अंदर सुधार ले आए। जो जो रजिस्ट्रियाँ कही हैं, अब आप सोचिए रजिस्ट्री, अगर आप जानना चाहोगे रजिस्ट्री ऑफिस में कि रजिस्ट्री किस किस की हुई है, आपको रजिस्ट्री नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने और बीजेपी से क्लोज अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर, अपने परिवारों के नाम पर पूरी अयोध्या और गोंडा की जमीनें ले ली हैं। और क्योंकि गोंडा के आप हैं, आप दूसरी तरफ देखेंगे सरयू के, क्योंकि गरीब तो नहीं समझता ना कि क्या डेवलपमेंट होगा, कल कैसा दिखाई देगा। सब बड़े लोगों ने जमीन ले ली, 100 एकड़, 150 एकड़ जमीन ली है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों ने और उनके अधिकारियों ने। मैं योगी जी से जब मिलूंगा तो ये सारे सवाल मैं उनसे पूछूंगा। और मिलकर के पूछिएगा। हाँ। और गोंडा की जो तहसील जो इस हिस्से में पड़ती है, नवाबगंज या इन तहसीलों में जो जमीन है, आप तहसील से पता करवाइएगा, और रजिस्ट्री ऑफिस से अगर रजिस्ट्री मिल जाए, क्योंकि पहले ही रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आप पहला पन्ना आप देखेंगे तो फोटो सबकी होगी, तस्वीर सबकी होगी, आपको पता लग जाएगा कि किन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई। ठीक है, अब गोंडा अयोध्या को लेकर दो सवाल मेरे मन में और आ गए। पहला सवाल, आपने कहा आप अयोध्या गए, रामलला के दर्शन किए अखिलेश यादव जी ने अब तक? मैंने कहा था और फिर मैं वही बात रिपीट करता हूँ कि मेरा अपना भी मंदिर बन रहा है, बहुत जल्दी शिव मंदिर तैयार हो जाएगा, उसके दर्शन करने के बाद मैं ज़रूर अयोध्या जाऊँगा और अयोध्या परिवार के साथ जाऊँगा। अभी भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मंदिर पूरा नहीं हुआ है। वहाँ के संबंधित अधिकारी समय समय पे स्टेटमेंट देते हैं, जो मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि अभी बहुत समय लगेगा बनने में। ठीक, मतलब आप जाएंगे? मैं ज़रूर जाऊँगा और परिवार के साथ जाऊँगा, और जिस दिन हमारा मंदिर बन करके उसका पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद मैं ज़रूर। अच्छा, मैंने अखिलेश यादव जी, विराट कोहली और कई लोगों में एक सिमिलैरिटी देखी। जब ये लोग बिल्कुल जवान थे तब थोड़ा सा पूजा पाठ से कई सारे वीडियोस पुराने वाले आते हैं, और फिर जैसे जैसे मैच्योर होने शुरू हुए, आप हुए, विराट हुए, अब मुझे दिखता सब थोड़ा थोड़ा भगवान, ईश्वर, धार्मिक हो गए सब। ये धर्म पत्नियों का असर होता है या उम्र या बच्चों के होने का, या क्या? मुझे लगता है कि आपने देखा है विराट कोहली एक वीडियो वाला था कि हाँ, मैंने देखा। डू आई लुक लाइक पूजा पाठ वाला? हाँ, और अब देखता हूँ मैं इस्कॉन से लेकर हर जगह भजमन राधे। ये परिवर्तन मुझे लगता है उम्र कराती है, अनुभव कराती है, और अपनी चीज़ों से जुड़ना, अपने रूट से जुड़ना, मैं सोचता हूँ सबको अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब गोंडा का सवाल। मेरे यहाँ से एक सांसद है बृजभूषण शरण सिंह साहब, बड़ी चर्चाएं चली थी, लोगों ने कहा अखिलेश जी ने चुप्पी साध रखी थी, नो रिएक्शन, समटाइम नो रिएक्शन इज ऑल्सो सपोर्ट। वो भी वेट कर रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे। व्हाट्स योर टेक ऑन बृजभूषण शरण सिंह? देखिए, बृजभूषण शरण सिंह सांसद और हमारी पार्टी से भी सांसद रहे हैं, दूसरे दल से भी सांसद रहे हैं, और नेताजी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, कुश्ती से जुड़े रहे हैं, और मुझे याद है सैफई में कई दंगलों में वो आए हैं, कई दंगलों में वो शामिल होते थे और पहलवानों के साथ आते थे। वो राजनीतिक परिस्थितियां थीं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे थे। ये बीजेपी की जिम्मेदारी बनती थी, हमारी जिम्मेदारी कम थी। हमारी जिम्मेदारी कम थी अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी थी, बीजेपी की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी बनती थी। आमतौर पर बीजेपी कोई मसला होता है, अखिलेश जी खट से लपक लेते। इस वाले में अभी भी मैं देख रहा हूँ एक सॉफ्ट कॉर्नर है बृजभूषण जी को लेकर। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर, इज इट बिकॉज पुराने रिश्ते हैं? हम एक लिमिट के बाद किसी के खिलाफ मैं बोलता नहीं हूँ। ओके। कभी नहीं बोलता मैं किसी।
आपने एक चीज ठीक है, आप वो पब्लिक समझदार सब समझ जाते हैं लोग। आपने जिक्र किया कि सफेई वो आते रहते थे जी 2016 के बाद। सफेई में वैसे महोत्सव नहीं हुए, नेताजी के जन्मदिन पर होते थे। सरकार लौटेगी वैसा होगा, हालांकि इसको लेकर बड़ा टीवी वालों ने खूब प्रोग्राम चला है, खूब टीआरपी बटोरी गई थी अब एक टाइम पे। मुझे लगता है इस तरह के जितने भी महोत्सव हुए हैं उसकी मैं एक सीरीज बनाऊं और किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर चलाऊं मैं, लोगों को लगे कि हाँ सैफई में महोत्सव होता था। मैंने लास्ट वहाँ पर AR रहमान का शो कराया था, उसके बाद कोई बड़ा शो नहीं हुआ। लेकिन नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे कि सैफई में मेला लगे, सैफई में इस तरह के कार्यक्रम हो। लेकिन मैं आज कहता हूँ आपसे, सवाल सरकार का नहीं है। मैं बहुत जल्दी सैफई में महोत्सव या सैफई में कार्यक्रम फिर शुरू करूंगा। तो उस टाइम टीवी के विरोध से थोड़ा डर गए थे, सहम गए थे, या बैकवर्ड ले लिया कि यार बहुत हो रहा है? क्योंकि मुझे याद है कई प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम तक ये नाम याद है, एक प्रोग्राम चला था मेरे चैनल पे, नाच समाजवाद नाच ऐसा कुछ, और बड़े मुजफ्फरपुर को दिखा के और बड़ी खबरें। देखिए मीडिया का रोल उस समय भी निगेटिव था। मैं आज भी कार्यक्रम करूंगा तो मीडिया का रोल अब भी निगेटिव ही होगा, क्योंकि मीडिया को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। बट तब आप मुख्यमंत्री थे। वो तरीका मुझे नहीं पता था, अब मुझे तरीका पता है। अब मुझे तरीका पता है। अगर अखिलेश यादव जी की 27 में सरकार आती है, 5 चीजें ऐसी क्या करेंगे जो उन्हें लगता है कि ये कुछ चीजें कि ये मुझे करना है, चेंज मेजर? देखिए अगर मैं बता दूंगा तो ये सरकार नकल कर लेगी, लेकिन फिर भी मुझे बोलना चाहिए। मैं सबसे पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो, एजुकेशन में बेहतर सुधार लाएं, खासकर प्राइमरी एजुकेशन, और स्किल जो एजुकेशन है उसमें बेहतर करें। हेल्थ सेक्टर है जिसमें बहुत काम होना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ से बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और खासकर गरीब सफ़र कर रहा है। जो उसको मिलना चाहिए इलाज, समय पे इलाज नहीं मिलता है। समय पे इलाज ना मिलने के कारण उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उसकी ज़मीन बिक जाती है, पैसा लग जाता है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि उस समय जो सबसे बेहतरीन व्यवस्था पुलिस को दी थी वो डायल 100 थी। और मुझे याद है उस समय के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, मैंने उनको न्यूयॉर्क NYPD के हेडक्वार्टर भेजा था, देख कर क्या है कि पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम कैसे काम करता है वहाँ पर, उनके सामने क्या क्या इश्यूज आते हैं, उनका जो कंट्रोल रूम है वो कैसे चलता है। उसके बाद वही टीम सिंगापुर गई थी, वही टीम ह्यूस्टन गई थी अमेरिका, और हमारे प्रोफेसर वेंकट उसके सलाहकार थे मेरे साथ सरकार में। उनसे परामर्श के बाद हम लोगों ने यूपी को वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को दिया था। इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारी बेटियां, महिलाओं को बहुत फेस करना पड़ रहा है हेल्थ में, एजुकेशन में और सुरक्षा में, क्योंकि मैं जो खबरें पढ़ता हूँ या जो मैं डेटा देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। इन तीनों सेक्टरों में सुधार और उनके लिए क्या बेहतर कर सकते हैं ज़रूर हो। जैसे मैं बाहर के स्टेट में आता हूँ तो मुझसे अक्सर वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में यूपी में अब थोड़ा सुरक्षा बढ़ गई है। एक परसेप्शन कम से कम मीडिया के, अखबारों में, सब में छपता है कि कानून व्यवस्था बड़ी तगड़ी है योगी जी की सरकार में। ये आपके टाइम में क्वेश्चन होता था, आपका विकास पर आपका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने विकास के इस पर कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। आपकी सरकार के टाइम में जो आरोप लगता था वो ये कि हर आदमी मुख्यमंत्री बन गया। सीरीज बनी थी चाचा विधायक है, अगर आपको याद हो तो। मैं ये सच है, आप मानते हैं? मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ उसमें कि जब भी ये सवाल उठा कि लॉ एंड ऑर्डर कब बेहतर है, उसका आधार क्या है? आधार कोई नहीं पूछता है, बस क्योंकि वो न्यूज़ बन जाती है। अगर मैं जर्नलिस्ट से या किसी जानना चाहूँ कि अगर ये बात आप कह रहे हैं कि पहले लॉ एंड ऑर्डर खराब था, आज लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, तो उसका आधार क्या है? अगर हम NCRB के आंकड़े देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खराब हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर। महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं और इतनी आत्मदाह करने महिलाएं कभी नहीं आई, और इतनी खबरें तहसील थाने में आत्मदाह की नहीं आई होंगी जितनी इस सरकार में आ रही हैं। प्लस जो डेटा बताता है वो बताता है कि लॉ एंड सिचुएशन वर्स्ट है। और दूसरा, अभी तक DGP अपॉइंट नहीं हो पाया। जो सरकार अपना DGP अपॉइंट ना कर पाए वो कैसे उम्मीद कर सकती है? और फिर 50वें पायदान पे जो अधिकारी थे उनको सब जिम्मेदारी दी हुई है। तो सोचिए 49 जो IPS हैं उनसे सीनियर, उन पे क्या गुजर रही होगी। और अब तो ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि पुलिस को लूट रही है। ये कभी ऐसा नहीं होता था। इनकाउंटर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्हें अपनी न्यूज़ बनानी है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बदनामी हुई सरकार की तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक और इनकाउंटर कर दिया।
दुनिया में कहीं ऐसा होता होगा कि एक आप गलती से जान ले लें, फिर उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे की भी जान ले लें आप? तो इस सरकार ने केवल परसेप्शन थ्रू मीडिया क्रिएट किया था, आधार कोई नहीं था। आज वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं क्योंकि समय के मैं जल्दी सवाल कुछ अपना लेता हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास है। आजम खान साहब, आजम खान, अब्दुल्ला आजम, उनकी आजम खान साहब की वाइफ जेल गई। एक अनसेट सवाल उठने लगा कि बीजेपी वाले, सपा वालों को, जो टॉप लीडरशिप आपकी है, उनको जेल में डालते। सेंट्रल में ऐसे ही राहुल जी के साथ भी है, केजरीवाल जी की पार्टी आरोप लगाती कि आपस में सबका है, बड़े बड़े नेता एक दूसरे को जेल में नहीं डालते, नीचे वाले जाते। आजम जी ने खुद यहां तक कह दिया कि मैंने इस पार्टी को सब कुछ दिया, बट उतना स्ट्रांगली मेरे साथ सपा खड़ी नहीं रही, अखिलेश जी नहीं खड़े रहे। देखिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ तब भी थी, आज भी है, और आज भी उनके साथ है। जितनी कानूनी लड़ाई, जितनी भी स्तर पे लड़ाइयाँ थी, उसमें पूरा साथ समाजवादी पार्टी ने दिया है। लेकिन जब सरकार ही चाहती है कि जेल जाएं, अधिकारी को एक्सटेंशन के बाद एक्सटेंशन इस बात के लिए दिया जाए कि इनको, आजम साहब के परिवार को बर्बाद कर देना है, या समाजवादी पार्टी का इरफान विधायक है, इसको जेल ही भेजना है आपको, तो सरकार में अधिकारी क्या करेंगे? पूरी सरकार, पूरे अधिकारी उनको फंसाने में, झूठे मुकदमे लगाने में जेल भेज दिया, और समाजवादी पार्टी उनके साथ है। जिनको ये लगता है, समय समय पर मैं जानता हूं, कुछ अपने लोग, कुछ विरोधी लोग, कुछ वोट की चाहत में समाजवादी पार्टी की खिलाफत करते हैं। मैं उन तमाम लोगों से कहूंगा कि मैं उनका पूरा साथ दूंगा। अभी तक तो मैं आगे था कि मैं बचा रहा हूं आदरणीय आजम साहब को, अब वो आगे हो जाए, मैं उनके साथ हूं, और पूरी पार्टी उनके साथ, और आए मदद करें। ठीक, अब एक रैपिड फायर सर है, थोड़े फन क्वेश्चन है। अगर अखिलेश यादव जी वापस आम आदमी बन जाए, टीपू बन जाए, तो सरकार की कौन सी योजना का लाभ उठाना चाहेंगे? कोई एक योजना जो आपकी हो या योगी जी की हो, जिसका लाभ आप उठाना चाहेंगे अगर आप आम आदमी बन जाए? मैं अगर आम आदमी बन जाऊंगा तो सैफई में रहूंगा। हाँ। सुबह सैफई से लखनऊ चलूंगा, और लखनऊ से फिर सैफई चला जाऊंगा, एक्सप्रेस वे पे ही चलता रहूँ। अरे, इतनी मोहब्बत हो गई आपको? नहीं, वो एक सफर है, अपना करते रहेंगे। जब आम आदमी है तो मुझे आपने कहा कि आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी सैफई रहेगा, अपना लखनऊ आएगा, उसी हाईवे से वापस सैफई चला जाएगा। ठीक है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री का रास्ता यहीं से निकलता है। आप यंग भी हैं, अब आप नहीं मान रहे कि युवा आप हैं, वरिष्ठ हो गए, लेकिन फिर भी अगर अखिलेश जी कभी प्रधानमंत्री बने तो पहला काम कौन सा करेंगे? प्रधानमंत्री बन के शपथ लूंगा। अरे, ये तो इसी बात तो प्रधानमंत्री बनेंगे आप? तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि कोई देश को सुधारेंगे। और देखिए, देश बहुत आगे जा किस सकता सेक्टर है। में? देखिए, देश बहुत आगे जा सकता है। यूपी जैसे प्रदेश में वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे दिया हो, वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दिए हों, और भी चीज़ों में वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया हो, मेट्रोज दी हों। पूरे देश में 5 डिस्ट्रिक्ट में कहीं मेट्रो नहीं चल रही होंगी। मुझे याद है, उस समय जो मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने उससे निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्टेट में 5 मेट्रो इकट्ठी चलाएंगे। मैंने कहा हाँ, हम आप अगर सैंक्शन करेंगे तो चलाएंगे। और उसका परिणाम ये कि आज सबसे ज़्यादा मेट्रो उस समय स्वीकृत की थी समाजवादी सरकार में, और उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। वही काम आगे चल रहे हैं, और कुछ नहीं चल रहा है। तो लोगों का जीवन अच्छा हो, उनके चीज़ें सुधर जाएं, महंगाई कम हो। ये बीजेपी की मुनाफाखोरी की वजह से महंगाई है। बीजेपी की जो चंदा लेने का तरीका है, उसकी वजह से महंगाई है। कम से कम आम लोगों की महंगाई कम हो, जॉब्स निकलें। आज हमारे देश का नौजवान काम करना चाहता है, रोजगार करना चाहता है, नौकरी करना चाहता है, वो अपॉर्चुनिटीज मिले उसको, उसका रास्ता खोला जाए। देखिए, आपकी टीम मुझे देख रही है, लेकिन मेरा रैपिड फायर एक लाइन का होना चाहिए था, आप जवाब कीजिए। राजनीति में ज्यादा मजेदार कौन है, जनता या नेता? जनता। यही वाली बात पे कि 16,000 करोड़ का बनाया। नहीं, जनता। सुपर। सबसे बड़ा झूठ अपने बारे में जो आपने सुना हो? बहुत टिपिकल बात पूछ रहे हैं आप। सबसे झूठ कह रहा हूं। अच्छा, झूठ जो अपने बारे झूठ ना, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं सुनता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम लोग माफिया के लीडर हैं, हाँ, हम अपराधियों के लीडर हैं। ये सबसे बड़ा झूठ ये एक बीच में नारा था, जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाज, ऐसा कुछ चला था। चलाते हैं। लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा, उसका यही है कि मुख्यमंत्री जब मुझे कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा माफिया हूँ, यही सबसे बड़ा झूठ है। तो ये क्यों टैग लग गया आप पर, या सपा पर? जैसे कि चाचा विधायक है कि हर आदमी कहता है कि हमारी सरकार है, हर आदमी अपने आप को अखिलेश यादव समझ लेता है। नहीं, क्योंकि उनके पास कोई विकास की योजनाओं पे टिप्पणी करने का है नहीं, और जो योजना समाजवादियों ने चलाई उन पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकते, तो वो सोचते हैं कि पर्सनल लेवल पर इनका नुकसान किया जाए। ठीक है। एक लड़का नवरत्न यादव था,
बड़ा वायरल होता है टीवी पे आजकल। लड़का लोग कहते हैं कि जिसको स्कूल कहने आता, अखिलेश जी ने कहा था स्कूल जाओ यार, बाद में नेता बन जाना। अभी वो गया नहीं है, उससे लोग पहाड़ा पूछते रहते हैं। आप मिले थे उससे? एक खजांची जिसको जो बैंक में पैदा हुआ, कोविड में, हाँ नहीं नोटबंदी में, मैं नोटबंदी में हुआ था, मैं उसको भी पढ़ा रहा हूँ और नवरत्न को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन नवरत्न की उम्र लेकिन उसको ज़्यादा है। लेकिन उसने पहाड़ा रटा नहीं अब तक। उससे मीडिया वाले पूछते तो कहता हमसे मत पूछो, हम मुझे अखिलेश जी का। मुझे याद है कि अभी जन्मदिन जब मैंने मनाया था खजांची का, तो उसने बाकायदा पोएम पूरी सीख करके आया था। वो पोएम उसने पूरी प्रेस के सामने सुनाई थी। हाँ, नवरत्न नहीं पढ़ रहा है, कम पढ़ा, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ज़माना पता नहीं कैसा है कि उसको भी आदत पड़ गई रील्स बनाने की। बहुत वायरल है वो, इंस्टाग्राम पे जबरदस्त वायरल होता उसको है। जो फोबिया है या जो उसको ये आदत पड़ गई, उससे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। मैं आपसे भी सहयोग मांगूंगा इसमें। ओके, हमसे तेजू भैया का हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अखिलेश जी हमारा वीडियो कॉल नहीं उठाते, उनको बता दीजिएगा। नहीं थे, मैं उठाता हूँ। और मैं पिछली बार जब उनसे बात की थी, और मैंने आपके ही इंटरव्यू के बाद, देखा था आपने वो? हाँ मैंने इंटरव्यू दिया। मैं बाहर गया हुआ था, मैं बच्चों के लंदन छोड़ने गया था। मैंने तेज प्रताप जी को वीडियो कॉल करके लंदन से लंदन दिखाया था। वो आपको सीधे वीडियो कॉल करते हो भी? हाँ, वीडियो कॉल किया था। फिर मैंने भी वीडियो कॉल किया उन्हें, और मैंने उन्हें बताया कि देखो मैं लंदन में हूँ और मैं अपनी बेटी को छोड़ने आया हूँ। तो मैंने उन्हें बाकायदा वीडियो कॉल पे लंदन भी दिखाया उन्हें। मैं कहा यकीन मान लें कि मैं इसलिए शायद फ़ोन उनका नहीं उठा पाया था। हमको भी सीधे वीडियो कॉल करते हैं लोग, नहीं, वो वीडियो कॉल ही करते हैं। दिलचस्प। लेकिन हम ये अच्छा लगता है। बड़ा मजा आया था। अगर आपने पॉडकास्ट नहीं देखा देखिएगा, बड़ा मजा। नहीं, मैंने देखा और मुझे अच्छा लगता है कि वो वीडियो कॉल ही करते हैं। जबरदस्त। आप लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने? लास्ट फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ओके। इंग्लिश फिल्म में देख रहा था। बहुत पहले मैंने देखी थी, फिर मैंने उसको दोबारा देखी। आज भी लखनऊ में प्रमोशन चल रहा है साबरमती फिल्म का, योगी जी ने फोटो डाली है। अब साबरमती तो वो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस उनको देखनी चाहिए, तो जीवन के बारे में उनको अच्छा लगेगा। मैं उनकी साबरमती देखूंगा, फिर वो हमारी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देख। किताब पढ़ते? इधर नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 3 किताबें जो आप चाहते हैं कि लड़का लोग जो आपको फॉलो करता है उसको पढ़ना चाहिए, 3 किताबें अगर आप पढ़े तो कौन सी किताबें आप रिकमेंड करेंगे? मैं जब स्कूल और कॉलेज में था तो एक बुक थी रिचर्ड बैच की इल्यूजन्स, वो जरूर पढ़नी चाहिए। और दूसरी एक किताब मैंने अभी कृष्णा पर पढ़ी थी, द डेटी हु लिव्ड एज ए मैन। वो किताब मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है कि शायद वो नई पीढ़ी पढ़ेंगे। एक किताब का मैं नाम मिस कर रहा हूँ, जो अमेरिकन राष्ट्रपति के बारे में है, डिफरेंट अमेरिकन राष्ट्रपतियों के बारे में है, कि वो अपने बैड टाइम्स में क्या कर रहे थे, या अपने खराब समय पे, या जो वो क्या कर रहे थे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उनके बारे में बताती है, उनके पॉलिटिकल जर्नी के बारे में बताती है, पॉलिटिकल स्ट्रगल के बारे में बताती है। अब ये 2 आखिरी सवाल मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए। एक सवाल, जो आपने बैड टाइम्स का जिक्र किया, क्योंकि आपने जिंदगी में 49 साल देखे, तमाम उतार चढ़ाव, हर चीज से आप निकल कर आए हैं। बुरा समय चल रहा हो तो इंसान कैसे हैंडल करे? धैर्य के अलावा कोई रास्ता, और ये भरोसा होना चाहिए कि इस समय अच्छा भी आएगा। जब बुरा वक्त आया तो अच्छा भी वक्त आया। सफलता के मायने क्या है? खुशी, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, मुतमईन होना। शादी कितने साल बाद भी प्यार रहता है? प्यार भी रहता है, और प्यार बढ़ता है, और प्यार भरोसे में बदल जाता है। मैंने एक स्टेटमेंट आपका पढ़ा था, बड़ा मजाकिया स्टेटमेंट था कि अगर मौजूदा दौर में होते तो शायद मेरी शादी नहीं हो पाती डिम्पल जी से, अगर योगी जी की सरकार होती तो शायद मेरी शादी वो क्योंकि वो दूसरी बातें उस समय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, क्योंकि उनको रोमियो के बारे में नहीं पता, इसलिए वो रोमियो स्क्वाड बनाए थे। मैं समझता हूँ अगर वो पढ़े होते रोमियो के बारे में तो शायद वो रोमियो स्क्वाड नहीं बनाते, 1090 को स्ट्रेंथन करते। थैंक यू सो मच अखिलेश जी, आपने समय दिया। हर अच्छी बात ये है जो मैं एंड करते हुए करना चाहूंगा कि अखिलेश जी ने ना हमसे ये पूछा कि आप क्या पूछने आ रहे हैं, और ना हमें टोका कि ये क्यों पूछ रहे हैं। तो मैं ये बड़ा विरला कॉम्बिनेशन है कि आपने पूछा नहीं हमसे, सो मुझे लगता है ये भी बड़ी साफ गोई से मुझे बहुत करना चाहिए। थैंक यू सो मजा आया सर। नहीं, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।